हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा और आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और कोई भी मैग्नेट होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करते हैं। जो थंब होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को और राउंड फिंगर रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। इसके रिवर्स अगर करंट हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो राउंड फिंगर को हम लेते हैं करंट के अकॉर्डिंग और थंब ले लेंगे हम किसमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कैसे किया जाता है। और करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया जाता है उसका जो तरीका था वो बायट सावर्ट ने बताया था। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट लॉ क्या है और बायट सावर्ट लॉ का एक्चुअल पर्पज क्या है। बायट सावर्ट लॉ में हमने क्या क्या एक करंट का एलिमेंट माना है। क्या माना है, करंट का एलिमेंट माना है। करंट एलिमेंट मतलब जो भी कंडक्टर लोगे, कंडक्टर का छोटा सा पार्ट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। उस एक करंट एलिमेंट के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। और क्योंकि वो जो कंडक्टर होता है वो नंबर ऑफ करंट एलिमेंट के कारण मिलकर बना होता है तो हर करंट एलिमेंट का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा और उन सभी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक गिवन पॉइंट के ऊपर हम क्या कर लें, सभी का वेक्टर्स हम निकाल लेते हैं। तो उनसे जो भी हमें नेट आता है वो हमारा उस करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो बायट सावर्ट लॉ जो था वो थ्योरेटिकल लॉ है और बायट सावर्ट लॉ ने क्या बताया, देखिए उसके लिए हम किसी प्रकार का कोई भी एक आर्बिट्ररी कंडक्टर मान लेते हैं। सपोज करो इस शेप का कोई भी कंडक्टर है और यहाँ पे हम एक करंट एलिमेंट मान लेते हैं आईडीएल। आई करंट है और डीएल इस करंट एलिमेंट के क्या है, लेंथ। तो ये जो आईडीएल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ये आईडीएल क्या है, एक वेक्टर है। आईडीएल क्या होगा यहाँ पे, आईडीएल इज ए वेक्टर। और इस आईडीएल की जो डायरेक्शन होने वाली है वो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन जो करंट की है। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आईडीएल की डायरेक्शन ये है। और अगर करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो आईडीएल की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड। मीन आईडीएल की डायरेक्शन ऑलवेज ली जाएगी जो करंट की डायरेक्शन है उसी में। सपोज करो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P। तो इसकी यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैं कंसिडर कर लेता हूं यहाँ पे R, ओके। और ये जो R है ये आइडियल जो करंट एलिमेंट है इसके साथ कोई एंगल बनाता है थीटा। कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। ऐसे कुछ कंसिडरेशन हमने की। तो बायट सावर्ट लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ यहां जो भी मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है dB एट पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने करंट एलिमेंट लिया है DL, छोटा सा एलिमेंट लिया है, थोड़ा सा करंट का पोर्शन लिया है हमने यहाँ पे। तो उसके कारण उस लेंथ का जो छोटा सा पोर्शन है उसके कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो भी स्मॉल होगा। तो इसलिए हमने इसको लिखा dB एट पॉइंट P इज, तो नंबर 1 dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, जिसको हम करंट बोल सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ द करंट या मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट कितना वायर के अंदर फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर 1। नंबर 2 dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। नंबर 3 dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यहां पे जो भी एंगल बनेगा उसके साइन कंपोनेंट के। और नंबर 4 जो dB होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। तो यहां पे इनके बीच की डिस्टेंस कितना R, तो उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। इन फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है dB प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहां से हटा देते हैं तो हमें मिलेगा dB इज इक्वल टू म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई और आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। म्यू नोट अपॉन 4 पाई इज द कांस्टेंट। और जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती थी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जिसको आपने बोला था,
एप्सिलॉन नॉट, तो उसी प्रकार से ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, जिसको एप्सिलॉन नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट। और यहां से म्यू नॉट की अगर आप वैल्यू लिखोगे तो म्यू नॉट की वैल्यू होने वाली है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब देखो यूनिट कैसे निकालोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू चाहिए आपको, तो ये इधर चला जाएगा, बी का कितना हो जाएगा टेस्ला, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पियर, और डीएल का क्या हो जाएगा मीटर। मीटर से आप मीटर कैंसिल कर दोगे तो यूनिट आपकी यहां से क्या निकलेगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर याद नहीं रहता तो यहां से भी आप यूनिट को ड्राइव कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, आपको बताता हूं। यहाँ पे मैं यहां से अगर आपको म्यू नॉट यूनिट याद नहीं रहती है तो ऐसे कर सकते हो, म्यू नॉट इज इक्वल टू, म्यू नॉट किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट आपके पास बराबर होगा डीबी इंटू 4 पाई इंटू क्या हुआ आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आई, और क्या हो गया डीएल। वैल्यू तो आप इसकी कैलकुलेट कर लोगे, इनकी वैल्यू रख के। यूनिट देखो, म्यू नॉट की मुझे यूनिट निकालनी है तो किसके बराबर आएगी, डीबी की तो क्या होती है टेस्ला, 4 पाई यूनिट है नहीं, छोड़ देते हैं। आर की क्या हुई मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई करंट की कितनी हुई एम्पियर, और डीएल की कितनी हुई मीटर, कितनी आई टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाई एम्पियर। तो ये इसकी यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई यूनिट हो गई। यहां से आपसे पूछा जाता है कि ये जो बाइट-सावर्ट लॉ है, इस बाइट-सावर्ट लॉ को आप वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको आप ऐसे लिखोगे, यहां से आप वेक्टर फॉर्म जब लिखा जाएगा इसका dB, तो dB इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा। अब आप यहां से देखिए ये साइन थीटा किस किस के बीच में बन रहा है, साइन थीटा बन रहा है इस आर के बीच में और dl के बीच में। किसके बीच में बन रहा है, साइन थीटा dl के और आर के बीच में। तो इसको हम यहां पे लिखेंगे आई dl क्रॉस आर। अब यहां पे आर तो आपके पास था नहीं, है ना, तो ये आपने लिया, तो आर को वेक्टर लिखोगे तो इसको आप यहां पे क्या लिख दोगे, ये आर स्क्वायर है, इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पे आर क्यूब। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये तो हो गया वेक्टर आर और उसका मैग्नीट्यूड आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी था। तो इसको इस प्रकार से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अगर आपको करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखना हो, इसी रिजल्ट को आपको लिखना है करंट डेंसिटी की फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे। आपको पता है करंट डेंसिटी क्या होती है, जे होती है और जे होती है आई डिवाइडेड बाई ए। तो यहां से आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जे इंटू ए, है ना। तो इस फॉर्मूले में रखो वैल्यू, तो डीबी आपके पास यहां से क्या आने वाला है, डीबी इज इक्वल टू, डीबी आपके पास आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई को मैं क्या लिखूंगा, आई को लिखूंगा जे इंटू ए, तो जगह जे इंटू ए डीएल साइन थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, डीएल क्या है लेंथ। इसको भी आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो एरिया इंटू लेंथ आ रहा है ना यहाँ पे, और एरिया इंटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम, 3 डायमेंशन बन जाएंगी। तो इस रिजल्ट को आगे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई जे, और ए डीएल को लिख देंगे डीवी जे डीवी साइन थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिख देंगे, वॉल्यूम के साथ रिलेशन लिखना है ऐसे लिख देंगे, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बाइट-सावर्ट लॉ को हम ऐसे लिख देंगे। ये जो बाइट-सावर्ट लॉ है इसकी हमारे कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, और उनको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं किसी भी कंडक्टर का। तो वो हम करने वाले हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर। फिलहाल हम यहाँ पे जो बाइट-सावर्ट लॉ है उसका एक न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं, वो न्यूमेरिकल कैसे आता है और उसको आप कैसे सोल्व करोगे। और उससे पहले आपको मैं एक बात और बता दूं, जो कॉन्सेप्ट पॉइंट है वो ये है, आपसे जैसे हमने देखा कि जैसे अब यही पॉइंट था, ये पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर आप क्या देख रहे हो, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे तो कैसे बताओगे। तो करंट एलिमेंट आपको यहाँ देखना, ये यहाँ पे करंट एलिमेंट है, तो इस पे जिधर करंट जा रहा है ना उधर थंब को करो। तो थंब को आपने ऐसे किया, तो ऐसे किया तो फिंगर आपकी अब ऐसे करके ऐसे रोटेट होंगी, यानी यहां से तो बाहर निकलेंगी, फिंगर यहां से बाहर निकल रही है,
ऐसे घूम के जब ये पॉइंट आता है यहां से अंदर की तरफ जा रही है, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, इनटू द पेज, और इधर निकालोगे तो क्या निकलने वाला है, आउट टू द पेज। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहां तो हमने आर्बिट्रेरी कंडक्टर ले लिया, आगे अगर कोई भी आपके पास ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर आ जाता है, करंट ऐसे जा रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, थंब को इसके साथ साथ करो, थंब को आप इसके ऊपर रखो ऐसे, और कंडक्टर को आप ऐसे मानो कि ये कंडक्टर है, तो थंब को इसके ऊपर रखोगे ऐसे, तो हाथ आपका ऐसे रखा जाएगा, कंडक्टर इसके अंदर लेना है आपको, ऐसे बीच में लेना है, ग्रिप के बीच में। तो ये ऐसे था, फिंगर ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट करते करते जब ऊपर का पॉइंट आता है तो फिंगर देखो यहां, जब ये पॉइंट लेता हूं तो फिंगर की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। ये पॉइंट लेता हूं तो फिंगर ऐसे होगी, और नीचे का लूंगा तो फिंगर मुड़ के ऐसे नीचे की तरफ चली जाएंगी। तो यहां लूंगा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां तो क्या हो जाएगा, इनटू द पेज, और यहां क्या हो जाएगा, आउट टू द पेज। इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। एक क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जाता है कि यहां तो आपने मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, dB इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे ये रिजल्ट हो गया। आपसे कहा जाए कि अगर आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहीं पे है, कंडक्टर के ऊपर ही है यहाँ पे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट होगा B इज इक्वल टू 0, और B इज इक्वल टू 0 यहाँ पे क्यों होगा, उसका रीजन है वो आप सोच के देखो। देखो dB की वैल्यू है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। साइन थीटा क्या है, थीटा था इस आर के बीच में और करंट के बीच में, आर और करंट के बीच में हमारे पास क्या थी, जो डायरेक्शन थी इनकी, उसके बीच का एंगल था। अब मान लो करंट एलिमेंट मैंने यहां मान लिया, यहां मान लिया करंट एलिमेंट आइडियल, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, और इस आइडियल से इसकी डायरेक्शन डिस्टेंस कितनी होगी, आर। तो ये आर है और ये क्या है, करंट की डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और अगर थीटा की वैल्यू 0 है, साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0। ओके, ध्यान से समझे इसको, एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।